Now, last part of the chapter, that is reservoir. अब रिजर्वायर जो है तो लार्ज नंबर ऑफ रिजर्वायर दे आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट 4 डिकेड। पिछले 40 सालों में इंडिया में कई जगह पर नंबर ऑफ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रिजर्वायर्स आपको दिखेंगे टू रिजर्व एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ various multi-purpose river valleys project, adding considerably to already existing rich water potential for the development of fishery resources in the country. तो एक्चुअली डैम जो पहले बनाए गए थे, रिजर्वायर जो पहले बनाए गए थे, उनके बनाने के पीछे मकसद था पीने का पानी और इरिगेशन। उसके बाद में इसमें फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बढ़ गया और दे आर यूज्ड नाउ अलोंग विथ irrigation, drinking water, they are also used for production of fishes. Now reservoir, मैंने अभी आपसे कहा कि development of such fisheries in such reservoir is taken up recently, और इसके लिए different steps they are adopted for stocking of fishes, for production of fishes. Different steps are adopted for this purpose in Indian reservoir. इसमें पहली स्टेप प्री इम्पाउंडमेंट सर्वे ऑफ फिश फूना ऑफ द रिवर बेसिन। प्री इम्पाउंडमेंट, it is an important step for the development of fisheries in reservoir. रिजर्वायर में डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इन फ्यू ऑफ द रिवर वैली, पिंपरी, देन रिहान, दामोदर, हीराकुंड, देन गांधी सागर, यहाँ पर प्री इम्पाउंडमेंट सर्वे किया गया। तो fish and fisheries survey of the river basin were conducted before the construction of dam. वो रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट करने के पहले वो रिवर बेसिन में कौन कौन से फिशेस है, उनकी डेंसिटी कितनी है, फिशिंग ग्राउंड्स कौन से है, ये सब का सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर, लेकिन फिर भी नोवेयर ये डिटरमाइन नहीं किया गया, कहीं पर भी ऐसा डिटरमाइनेशन नहीं किया गया कि पर्टिकुलर फिशी पर्टिकुलर नदी में, पर्टिकुलर रिवर में डोमिनेंट है। सभी नदियों में सभी फिशेस डोमिनेंट नहीं है। एक आधी नदी में एक स्पीसीज डोमिनेंट है, दूसरे नदी रिवर में दूसरी स्पीसीज डोमिनेंट है। उसके बाद में फिशिंग, उसके साथ में फिशिंग विलेजेस, फिशरमैन पॉपुलेशन, फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर्स, वहाँ पर फिशरमैन पॉपुलेशन कितना है, वो फिशरी करते हैं या नहीं करते हैं, उनके पास में कौन कौन से क्राफ्ट्स है, कौन कौन से गियर्स है, इसके भी सर्वे करना फॉर प्लान डेवलपमेंट इज नेसेसरी। देन सेकंड इज क्लियरेंस ऑफ सबमर्ज ऑब्स्ट्रक्शन। इसके पहले कि आप रिजर्वायर तैयार करो, रिजर्वायर बनाओ, कंस्ट्रक्शन शुरू हो, उसके पहले ही पानी के अंदर, पानी के सरफेस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए और कुछ होगा, दैट इज सबमर्ज ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसे दूर करना ज़रूरी है, उसे निकालना ज़रूरी है। अगर इसे नहीं निकाला गया तो ड्यूरिंग नेटिंग ऑपरेशन यहाँ पर नेट उल्टी हो जाएगी और फिशिंग ऑपरेशन विल बी अनइकोनॉमिकल। It is very essential that clearance of submerged obstruction like trees, बड़े बड़े rocks before the impoundment of the reservoirs is necessary, otherwise it will obstruct the fishing operation. However, लेकिन ये होने के बावजूद, however, while construction of or impounding the stream and river, no attention is given by the project authorities toward this important aspect. अब ये बताया गया है कि वहाँ के ऑब्स्ट्रक्शन
क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि नेटिंग ऑपरेशन में वो ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा करेंगे, जिसकी वजह से नेटिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब आप नेटिंग कर रहे हैं, बीच में अगर पानी के सतह के नीचे पेड़ है, ऐसी नेट जा रही, तो पानी में ऐसी नेट उल्टी हो जाएगी पेड़ को अटक के, तो जितने फिश नेट में पकड़े गए सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये केयर लेना जरूरी है, लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया है कि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ जो कंसर्न अथॉरिटीज होती है दे केयर नहीं लेते। देन द प्रॉब्लम ऑफ क्लियरेंस ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्स्ट्रक्शन वाज वेल टैकल्ड इन नंबर ऑफ स्मॉल रिजर्वायर। हाउएवर कुछ जगह पे ये अच्छी तरह से टैकल किया गया है, स्पेशली इन एमपी में अभी जो नए रिजर्वायर बनाए गए हैं वहां पर ये पॉइंट की तरफ विशेष रूप से कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से ध्यान दिया गया है। इट इज पॉसिबल टू क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन एटलीस्ट अलोंग द मार्जिन ड्यूरिंग समर। देखिए, अगर समझो बीच में का नहीं हो सकता ठीक है, लेकिन मार्जिन में अलोंग द मार्जिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो समर में वाटर लेवल कम होती है रिजर्वायर की। वाटर लेवल कम होने के बाद में जो इमरजेंट या सबमर्ज जो इमरजेंट है या मार्जिनल प्लांट्स है वो खुले हो जाते हैं, तो उस समय उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म एट डैम साइट। काटेपूर्णा आप गए थे रिजर्वायर डैम, उसके बाजू में महान फिश फार्म है, तो रिजर्वायर डैम के आजू बाजू में फिश फार्म होना जरूरी है। तो रिजर्वायर जो है दे आर पेरिनियल सोर्सेस ऑफ वाटर। पेरिनियल मीन और सीजनल, मैं बताता हूँ, जिनमें वाटर बॉडीज लास्ट फॉर 4 to 6 months दे आर कॉल्ड एज सीजनल, और 2 साल से ज्यादा जिसमें वाटर रहेगा दे आर कॉल्ड एज perennial. So reservoir they are perennial water bodies and can be best utilized for watering the fish farm. Fish farm के लिए इसका पानी हम आसानी से साल भर यूज कर सकते हैं। This will help in the production of fish seed for stocking the reservoir. Fish seed artificial means के माध्यम से फिश सीड प्रोड्यूस करके ये फिश सीड फ्राई स्टेज फिंगरलिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद हम आसानी से डैम में इसे स्टॉक कर सकते हैं। अगर डैम से दूर अगर फिश फार्म होगा तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। प्लास्टिक बैग, फिर ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम सब लगेगा, और साथ में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देयर में बी हेवी मोर्टेलिटी ऑफ द फिश सीड विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इफेक्टिव स्टॉकिंग ऑपरेशंस आर पॉसिबल only when the fingerlings are there in the near the reservoir site. रिजर्वायर के आजू बाजू में फिश फार्म होना चाहिए ताकि वहां पे फिंगरलिंग रेयर की जा सकती है। देन द रिजर्वायर्स इन एमपी एंड यूपी। एमपी में और यूपी में जो भी रिजर्वायर्स है दे कंटेन्स ए नेचुरल स्टॉक ऑफ मेजर कार्ब, बट विद रिस्पेक्ट टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर the original stock has been supplemented by stocking them regularly with the fingerlings of major carp. पॉइंट ध्यान में है कि आपके कि एमपी में और यूपी में रिजर्वायर में ऑलरेडी बहुत सा इंडियन मेजर कार्प का स्टॉक है, लेकिन वहां पे जो वाटर बॉडी लॉन्च हो चुकी है, रिजर्वायर में जितना पानी जमा हुआ है उसकी तुलना में ये स्टॉक काफी कम है, और इसलिए इसे सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज स्टॉकिंग ऑफ रिजर्वायर्स। स्टॉकिंग ऑफ रिजर्वायर, अभी जो रिजर्वायर से इनको स्टॉक करना भी बहुत जरूरी है। A dense stock of commercially important species of fishes should be maintained in a reservoir to produce maximum yield on an economically sound basis. रिजर्वायर में नेचुरल स्टॉक होने के बावजूद वहाँ पे
सप्लीमेंट्री स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिश का जो ईल्ड है यानी प्रोडक्शन पर हेक्टर पर ईयर ऑफ वाटर बॉडी दैट विल बी ऑल्सो इंक्रीज एंड दैट विल बी इकोनॉमिकली यूजफुल, इकोनॉमिकली हेल्पफुल। अब जो रिजर्वायर्स है दे मे देयरफॉर हाउ टू बी स्टॉक फ्रॉम आउटसाइड स्टोरेज, बाहर से यानी फिश फार्म से फिश सीड दैट इज फिंगरलिंग लाके ये रिजर्वायर डैम में स्टॉक करना जरूरी है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन increasing the yield of fishes. Now it is found that all the populations of predatory fishes like Mystus singhala, जो भी predatory fishes है which feed on Indian major carp like Mystus singhala, Valagoatu, Notoptera chitala, Chana kachua, Chana striatus, Chana punctatus, Chandaranga, Chandanama, glassfish, all these they are dominating the catches of many reservoir. बहुत सारी रिजर्वायर में प्रीडेटरी फिशेस का नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो इंडियन मेजर कार्प के जो है उनको फिनिश कर देते हो, खा लेते हैं। तुंगभद्रा रिजर्वायर में कैट फिशेस डोमिनेट इन बोथ, तुंगभद्रा में कैट फिशेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और therefore effective control of these predatory fishes is essential. ये जो predatory fishes है which compete for food, water and space as well as they also feeds on the cultured fishes. तो इन predatory fishes का control करना it is one of the important steps in building up of population of commercially important fishes. अब स्टॉकिंग ऑपरेशन जो है स्टॉक करने का रिजर्व में, तो स्टॉकिंग ऑपरेशन शुड बी टेकन अप इन दोज एरियाज वेयर डेंसिटी ऑफ फूड इज मैक्सिमम। रिजर्वायर के दोज एरिया में जहां नेचुरल फूड मैक्सिमम अमाउंट में है वहां पे ये फिंगरलिंग को स्टॉक किया जाना चाहिए ताकि दे विल नॉट सफर फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड दे ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द लार्जर प्रीडेटरी फिशेस। अब जहां तक का साइज का सवाल है, फिंगरलिंग कौन से साइज की स्टॉक करनी चाहिए, तो वेरिएशन फ्रॉम रिजर्वायर टू रिजर्वायर। सो फॉर एज द साइज ऑफ द स्टॉकिंग ऑफ fingerling in the reservoir dam is concerned, there is variation depending from reservoir to reservoir depending upon the quality of water, presence or occurrence of predatory fishes. यूपी में, in UP, fry measuring about 38 mm to 76 mm in size, they are stocked. पॉइंट ध्यान में लीजिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 38 मिलीमीटर से 76 मिलीमीटर तक के साइज को स्टॉक किया जाता है, लेकिन अभी इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट फिंगरलिंग अबाउट 80 सेंटीमीटर्स इन लेंथ शुड बी स्टॉक। फिंगरलिंग ऑफ अबाउट 80 मिलीमीटर लेंथ, 80 मिलीमीटर लेंथ के ऊपर के जो फिंगरलिंग हो गए वो स्टॉक किए जाने चाहिए। और rate of stocking the reservoir also varies from point reservoir to reservoir. Stocking rate देखो यूपी में ये है, रिकमेंडेशन ये है, लेकिन स्टॉकिंग रेट जो है ये हुई साइज ऑफ फिश। स्टॉकिंग रेट जो है इट ऑल्सो वेरीज इन यूपी एंड एमपी फ्रॉम 3,500 to 5,000 फिंगरलिंग पर हेक्टर। तो स्टॉकिंग रेट भी यूपी और एमपी में 3500 से लेके तो 5,000 प्रति हेक्टर तक वेरिएशन आपको दिखाई देगी। देन पांचवा है सर्वे ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द रिजर्वायर। सर्वे ऑफ फिश ब्रीडिंग ग्राउंड, कहाँ फिशेस ब्रीडिंग करते हैं वो एग्जैक्ट जगह मालूम होना जरूरी है। वो अगर मालूम हुआ तो वहाँ पे फिशिंग ऑपरेशन बंद किया जाएगा ताकि दे विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड द फिशेज ऑल्सो विच माइग्रेट देयर फॉर ब्रीडिंग पर्पस दे विल नॉट बी ऑल्सो डिस्टर्ब। इसलिए
survey of fish breeding ground in the reservoir is necessary. In many instances, the fish breed either in the reservoir or in the tributaries or stream. ऐसा देखा गया है कि कुछ फिशेस रिजर्वायर के अंदर ही ब्रीडिंग करते हैं, कुछ फिशेस स्ट्रीम में या माइग्रेट होते हैं, कुछ फिशेस वो जो ट्राइब्यूटरीज होगी, जो नदी रिजर्वायर में पानी लाती होगी, वो नदी के पानी में जाके ब्रीडिंग करते हैं। जैसा कि हीराकुंड में देखा गया, इन हीराकुंड रिजर्वायर इज फाउंड दैट मैच्योर्ड फिशेस दे माइग्रेट इन महानदी फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, तो सिर्फ रिजर्वायर में ब्रीडिंग नहीं होगा, हीराकुंड में देखा गया है कि महानदी जो उसमें आपकी मिलती है वहां पर भी वो ब्रीडिंग करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से उनके जो सोर्सेस है ब्रीडिंग के, ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, उसका सर्वे होना बहुत जरूरी है। और दीज एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिशिंग। ये एरियाज में फिशिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एरिया में फिशिंग होता है तो दीज ब्रीडिंग ग्राउंड, स्पॉनिंग ग्राउंड, दे विल बी डिस्टर्ब, दे विल बी डैमेज एंड दस new generation of fishes will not be produced. The stock will be come to an end. Then the eggs are then collected out. These areas can be protected out. अब ये एरियाज अगर प्रोटेक्ट अच्छी तरह से की गई तो वहाँ पे फिशेस का नेचुरल ब्रीडिंग होगा। आफ्टर नेचुरल ब्रीडिंग the eggs are collected from this breeding ground and they are brought to fish farm for rearing purpose. ये ब्रीडिंग ग्राउंड से, नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड से एग्स को कलेक्ट किया जाएगा और देन दिस एग दे आर कैरिड टू फिश फार्म। और इसलिए फिश फार्म रिजर्वायर के नज़दीक होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एग की प्रॉपर केयर लेके उनको फिंगरलिंग स्टेज तक उनकी ग्रोथ की जाएगी और उनकी ग्रोथ होने के बाद में देन दे आर ट्रांसफर, दे आर स्टॉक इनटू द रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 3,500 to 5,000 फिंगरलिंग पर हेक्टर। Therefore, और ये होने के लिए it is essential to conduct the survey of breeding ground in reservoir. उसके बाद में अब सब आपने कर लिया, धरण मान लो ऑब्स्ट्रक्शन दूर के लिए, उसके बाद में फिश फॉर्म भी बना लिया, रिजर्वायर में फिश स्टॉक करना शुरू कर दिया, रिजर्वायर में फिशेज भी बहुत बढ़ गए। अब सवाल ये आता है कि ये फिशेज जमा करना भी तो जरूरी है ना। दे शुड बी हार्वेस्टेड, दे शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड देन दे शुड बी मेड अवेलेबल टू द पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम द फिशेज एंड देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप इज रिहैबिलिटेशन। Rehabilitation of fishermen and organization of fisheries cooperative society. In the vicinity of reservoir. In the vicinity of reservoir. अब ये जो रिजर्वायर्स है जहाँ पर आपने फिशेस को स्टॉक करके रखा है, उसके आजू बाजू में फिशरमैन कम्युनिटी का रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है। उनके रहने के लिए प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके रहने के लिए प्रबंध किया गया तो ऑब्वियसली आपको फिशरमैन वहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए मिलेंगे। और फिशरमैन कम्युनिटी वहाँ पे अगर जमा होती है, फिश कलेक्ट करती है, तो मिडल मैन तो आना ही है। एजेंट, होलसेलर, रिटेलर जो भी होगा वो आएगा। यूनाइट वेरी वेल दे एक्सप्लॉइट द फिशरमैन। इसलिए उनको डिलीट करने के लिए, उनको निगलेक्ट करने के लिए वो एरिया में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ ऐसा देखा गया है कि इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ रिजर्वायर देयर इज मिनिमम फिशरमैन पॉपुलेशन। बहुत कम फिशरमैन पॉपुलेशन है। स्पेशली इन राजस्थान द फिशरमैन दे आर डोमेस्टिक सर्वेंट
and very few of them earn from fishing. कोळी समाजाचे लोक म्हणजे फिशरमॅन, दे आर डोमेस्टिक सर्वंट, शेतात कामाला जातात, घरगुती कामाला जातात आणि फार कमी त्यातले फिशिंग ॲक्टिव्हिटी करतात. Now fish parties from UP migrate to Rajasthan and carry out fishing operation in the resources. और ऐसे कंडीशन में वहाँ पर अलग अलग स्टेट से, जैसा कि राजस्थान में यूपी से फिशरमैन माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग फिशिंग सीजन. दे कैरी आउट द फिशिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग दे सेल इट टू द मार्केट. यानी लोकल फिशरमैन जो है उनका फायदा होने के चांसेस बहुत कम है. और सेम सिचुएशन इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल. ऐसी सिचुएशन वेस्ट बंगाल में है. A few fishermen in AP have settled on तुंगभद्रा recently. तुंगभद्रा रिजर्वायर डैम पर आंध्र प्रदेश से आए हुए कुछ फिशरमैन अभी रिसेंटली वहाँ पे जमा हुए हैं, वहाँ पे स्थायी हुए हैं. To develop a commercial fishing in the reservoir, it is essential that the fisherman population must settle around the reservoir. तो कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज के लिए वहाँ पे फिशरमैन पॉपुलेशन रिजर्वायर के आजू बाजू में रहना बहुत जरूरी है. द फिशरमैन मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिशिंग विद गिल नेट्स इन डीप वाटर. देखो डीप वाटर में गिल नेट के माध्यम से फिशिंग करना उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. इसलिए द फिशरमैन विच आर रेसिडेंट इन दैट रिजर्वायर इन द विसिनिटी ऑफ द रेसिडेंशियल इन द विसिनिटी ऑफ द reservoir, they should be properly trained so that they will not suffer from any problem by fishing with gill nets. Then once the number of fishermen and the catches from the reservoir increases, मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कैचेस बढ़ जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे एजेंट का जमा होना शुरू होगा, एजेंट का मिडलमैन का जमा होना शुरू होगा. और ये मिडलमैन को निगलेक्ट करने के लिए, मिडलमैन को निकाल कर फेंकने के लिए वहाँ पर फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. वही एक सॉल्यूशन है एंड इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के माध्यम से भी हेल्प मिलना ज़रूरी है. देन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग. ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये नेक्स्ट है. इसमें क्या है कि मार्केट जो है ना, मार्केटिंग ऑफ द फिशेज इज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ मिडलमैन. मार्केटिंग ऑफ फिशेज इन द मिडलमैन के हाथ में है. एंड द कैचेस ऑफ डिपार्टमेंटल यूनिट्स हाउएवर आर सोल्ड अंडर द एजेंसीज ऑफ द डिपार्टमेंट. सोसाइटी की तरफ से जो होगी वो सोसाइटी के माध्यम से बेची जाएगी. द फिशरमैन ऑलवेज गेट अ पुअर प्राइस फॉर देयर लेबर. Fishermen always get poor price. They do not get what the consumer pay. Middleman ही acquire करता है बहुत सारा share. It get a large share. So it is essential to organize fishery cooperative marketing society. Marketing के लिए भी cooperative society form करना जरूरी है ताकि ये जो middleman है उसे remove किया जा सकेगा और it will give maximum benefit to the fisherman. Then conservation and management. Conservation and management. Now, for the purpose of produce substantial yield of fishes from the reservoir, it should be avoid wastage of fishes. Maximum benefit मिलने के लिए जो फिशेज का वेस्टेज होता है वो अवॉइड करना चाहिए. छोटे छोटे फिश जो है विच आर नॉट पैलेटेबल, उन्हें कैचिंग नहीं करना चाहिए. अगर नेट में आते तो पकड़ के उनको पानी में फिर से छोड़ देना चाहिए. दैट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज द नेसेसरी. एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फिशेज स्टॉक वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन. अलग अलग देखो यहाँ पर अलग अलग रूल भी बनाए गए हैं. वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द इंडियन फिशरी एक्ट आर इन फोर्स इन वेरियस स्टेट्स. अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाए गए हैं. अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाए गए हैं.
like limitation in mesh size of नेट जो होती है, जैसी नेट होती है लाइक दिस, ये जो छेद है इसमें, इसे कहते हैं मेश। ये जो मेश साइज है इसको लिमिटेशन है। द मेश साइज ऑफ द नेट परमिटेड फॉर फिशिंग इज 30 mm, यानी 30 mm के नीचे के जो फिश हो गए साइज के, वो मेश में अगर आ भी जाते हैं तो दे विल इजीली एस्केप, क्योंकि 30 mm के नीचे के फिश वो खाने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। दैट इज द वेस्टेज। उनको बढ़ने का चांस मिलना चाहिए, सो दैट विल बी कमर्शियली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू एस्केप देम फ्रॉम द नेटिंग ऑपरेशन। मेश साइज जो है नेट की, दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 mm। देन लिमिट ऑन साइज ऑफ फिशेज। टू बी कॉट, इसमें 22.5 mm टू 30.5 mm, ये अलग अलग स्टेट में वेरिएशन है। मिनिमम साइज ऑफ द फिशेज टू बी कॉट, इट रेंजेस फ्रॉम 22.5 to 30.5 mm in different states, but it is not very effective। कानून बनाया है लेकिन कानून का पालन होता ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देन क्लोज सीजन, जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग एक्टिविटी नहीं की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सीजन। इन ऑल द रिजर्वायर फिशिंग इज क्लोज फ्रॉम जून जुलाई। ये फिशिंग ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है मेजर पार्ट का जून जुलाई से लेके तो सितंबर तक के, एंड ऑफ सितंबर। तो जून जुलाई से लेके तो एंड ऑफ सितंबर तक फिशिंग एक्टिविटी टोटली बंद की जाएगी, सो दैट फिशेज आर नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग देयर स्पॉनिंग पीरियड एंड दे आर अलाउड टू ब्रीड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। कम से कम साल में एक बार उनका ब्रीडिंग होना बहुत जरूरी है। देन सेंचुरीज, जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, they should be converted into sanctuaries to protect them from damage। और इसलिए वहाँ पर पूरे साल भर फिशिंग ऑपरेशन नहीं चलना चाहिए। देखिए, certain sections of the river and reservoirs, they are closed for fishing for a certain period, for a certain period they are closed or all year round, where the fishes they segregate for breeding। ऐसी एरिया जहाँ पर फिशेज सेग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस, या वहाँ पर फ्राई और फिंगरलिंग्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर, ऐसे एरियाज को सिलेक्ट किया जाएगा। दे आर कन्वर्टेड इनटू सेंचुरीज एंड यहाँ पर पूरे साल भर में टोटल थ्रू आउट द ईयर और फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ ईयर द फिशरी एक्टिविटी इट इज totally stopped. It is totally prohibited according to the law. Especially the area of 3.2 kilometers of river reaches in the reservoir have been declared as sanctuary। जहाँ नदी रिजर्वायर में आके मिलती है, वहाँ से नदी की दिशा में 3.2 किलोमीटर की जो एरिया है, it has been declared as sanctuary, और यहाँ पर फिशिंग ऑपरेशन टोटली बंद रखा जाता है। देन लास्ट अनदर मेथड, लास्ट इज अनदर मेथड। अब अनदर मेथड जो है, इसमें द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन आएगा। पोल्यूशन अगर होगा तो इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, और क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अफेक्ट होती है तो ऐसे कंडीशन में द मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज विल बी ऑल्सो मोर। देन पोल्यूशन में क्या क्या आएगा? डोमेस्टिक सीवेज। अब जहाँ तक डोमेस्टिक सीवेज है रिजर्वायर में अगर आता है तो और भी कम अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में, तो इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज
It is the domestic sewage which increases the fertility of reservoirs, thereby increasing the production of zooplankton. लेकिन इंडस्ट्रियल रिमेन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स अगर आते हैं तो दे विल डेफिनेटली रिजल्ट इन द मोर्टेलिटी ऑफ द फिशेज, एंड देयरफॉर द एंट्री ऑफ इंडस्ट्रियल pollutant, industrial effluent, that should be properly checked. That should be, its entry should be prohibited. इसके बाद में लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है वो है लिस्ट ऑफ रिजर्वायर्स इन इंडिया। आखिरी पेज पर आपके दी है, तो ये लिस्ट ऑफ रिजर्वायर में सिर्फ स्टेट कौन सा है, नदी कौन सी है और डैम कौन सा है, यही दिया। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस चैप्टर के पीछे लगने में काफ़ी समय बर्बाद आपका होगा, उसके बजाय उतने समय आप बाकी 4 चैप्टर पर लगाइए। और इस चैप्टर में लास्ट पेज पर जो रिजर्वायर डैम की लिस्ट दी है वो लिस्ट खाली ध्यान में रखिए, ताकि एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा रिजर्वायर डैम का। गांधी सागर रिजर्वायर डैम कहाँ है, तुंगभद्रा रिजर्वायर डैम कौन से स्टेट में है, ऐसा एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है। बाकी रिवर सिस्टम या लेक पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन में छूट जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर अगर आपको डिलीट करना है, ओमिट करना है, स्टडी नहीं करना है, तो बाकी की जो 4 चैप्टर है वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। एंड टुमारो वी शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्वेरियम मेंटेनेंस। थैंक यू।